हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य खंड चैप्टर 8, जिसका शीर्षक है सिपाही की माँ और जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। यानी ये जो सिपाही की माँ है एक एकांकी है, न जो है एक सिपाही के जीवन पर आधारित नाटक है कि किस तरह से उसका जीवन जो है मतलब गरीबी में कटता है। गरीबी के कारण ही उनको जो है फौजी में यानी सिपाही में जो है उनको भर्ती लेना पड़ता है, क्योंकि घर में एक विधवा माँ रहती है और एक बहन रहती है, जवान बहन, जिसका जो है उसको विवाह भी करना रहता है। तो इसलिए यानी जिम्मेदारी का बोझ जो है एकमात्र उस व्यक्ति पर होता है। मोहन राकेश जी के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए, क्योंकि परिचय से भी कई सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए मोहन राकेश जी का जो है परिचय आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो बताइए, आपका जो सिपाही की माँ शीर्षक है, इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी, जिसका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 ईस्वी में और निधन जो है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे है जन्म स्थान, जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। यानी ये जो जंडी वाली गली है कहाँ है? पंजाब में। उसमें भी कहाँ? अमृतसर का नाम सुने होंगे, बड़ा प्रसिद्ध जगह है, फेमस जगह है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान था आपको जंडी वाली गली, कहाँ? अमृतसर, पंजाब में। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी और माता पिता कौन थे? बच्चन कौर। पंजाब के जो लोग होते हैं वो कौर ही लिखाते हैं अपने नाम में जी। स्त्रियां जो होती है लेडीज, वो कौर लिखाती है, जो सिंह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसके जो है मतलब उनकी जो माता थी उनका नाम था बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, जो इनके पिता थे, और पेशे से वकील, साहित्यिक, सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव। यानी इनके पिता भी जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पेशे से क्या थे? वकील थे। कहता है शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ तक की थी? एमए समझते हैं जी, मास्टर ऑफ आर्ट, सही बोले। उसमें भी किस विषय से किए थे? संस्कृत से किए थे। और कहाँ से? लाहौर। शिक्षा एमए विषय संस्कृत और जगह क्या था? लाहौर कॉलेज। उसके बाद जालंधर से एमए हिंदी, देख लीजिए एमए इन्होंने 2 बार किया था, एक संस्कृत विषय से और एक हिंदी विषय से, एक लाहौर से, दूसरा जालंधर से, ठीक है। अब नेक्स्ट है वृत्ति, यानी इनकी वृत्ति क्या थी? दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन। यानी वृत्ति ये थी, पेशा ये थी कि दिल्ली के विश्वविद्यालय में ये अध्यापन का काम करते थे। बाद सारिका के कार्यालय में नौकरी, कोई कार्यालय था सारिका नाम का, जिसमें वो जो है नौकरी किए। उसके बाद 1947 यानी 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, कहता है के आसपास एलिफिंस्टन कॉलेज, ये तो नाम सुना लग रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसी कॉलेज में पढ़े थे। कहता है कि 1947 के आसपास एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई, हाँ मुंबई है, इसी में अंबेडकर जी भी पढ़ाई किए थे। कहता है एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक, यानी ये भी साधारण व्यक्ति नहीं थे। कहता है कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता यानी लेक्चरर, और उसके बाद 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, पुनः पहले अध्यापक थे बाद में प्राध्यापक बने। अध्यापक और प्राध्यापक में अंतर होता है, बता सकते हैं कोई? क्या अंतर होता है? जी एकदम सही, यानी लेवल होता है अपना अपना, एकदम सही बताए हैं। कहता है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, 1962 में सारिका के संपादक, अंत में जो है मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन। यानी कहने का मतलब जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो लिखते रहे, यानी जब तक जीवित थे तब तक लिखते रहे। अब कृतियां समझिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। इंसान के खंडहर कब? आप लोग भी जवाब दिया कीजिए। इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर 1958, जानवर और जानवर, ये इनकी कृति है, रचनाओं का जो है नाम है, ठीक है।
1958 एक और जिंदगी 1961 फौलाद का आकाश, 1972 वारिस, 1972 यानी 72 में 2 रचनाएं इन्होंने जो है की थी। कहता है सभी कहानी संग्रह, यानी ये ऊपर जितना आपने अभी पढ़ा सभी क्या है, कहानी संग्रह। उसके बाद है अंधेरे बंद कमरे, 1961 न आने वाला कल, 1970 अंतराल, 1972 ये सभी आपको है उपन्यास। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि इस रचना में से कहां से कौन एक रचना पूछ देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में, उसके बाद लहरों के राजहंस 1963, ये रचना बड़ा प्रसिद्ध है, हम लोगों को एमए के एग्जाम में पूछा था। ये लहरों के राजहंस, सोच सकती हो, ये 12वीं का है, अब पूछा था कब हम लोग को एमए में, हाँ इसी में मास्टर ऑफ आर्ट में। लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन है? मौखिक टेस्ट में पूछा था। तो क्या कहते हैं, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे, ये भी बड़ा प्रसिद्ध रचना है, आधे अधूरे 1969 में, और ये सभी जो है आपको क्या है, नाटक। याद रखिएगा। उसके बाद है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, 1973, यानी ये सभी क्या है आपको एकांकी। ये आपको यहाँ से वहां अभी जो आप आगे पढ़ने वाले हैं वो भी है एकांकी। आखिरी चट्टान, यानी आखिरी चट्टान तक, ये हो गया आपको यात्रा वृतांत, यानी उन्होंने जो यात्रा किया था, तो यात्रा के क्रम में क्या क्या, हाँ क्या क्या देखे, क्या क्या उन्होंने अनुभव किया, यात्रा में समझो कि क्या क्या देखे वही वर्णन किए होंगे। और यात्रा वृतांत में होता ही क्या है, कथा, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल। उसके बाद है बकलम खुद, यानी लेख निबंध, यानी ये हो गया आपको परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, और उसके बाद बकमल खुद, यही है क्या बुक में, ये हो गया आपको क्या लेख निबंध। उसके बाद है मृच्छ कटिकम, ध्यान से देखिए, मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, इस पे इसका इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। देखिए उन्होंने कब किया, मृत्यु, इसमें क्या दिया कि मृत्यु पर्यंत, यानी इसका मतलब ये कि जब तक जीवन उनका रहा तब तक लिखते रहे, तो बाद में जो उनके सामने प्रकाशित हुआ होगा, जो नहीं हुआ होगा मृत्यु के बाद हुआ होगा। तो यानी इन्होंने जो है इतना जो है आपको मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम और एक औरत का चेहरा, इसका इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। उसके बाद है समय सारथी जीवनी संकलन, यानी ये जो समय सारथी है क्या है, जीवनी संकलन, मोहन राकेश की डायरी, कहता है निधनोपरांत प्रकाशित, यानी ये जो है आपको निधनोपरांत यानी क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। तभी से बार बार बोल रहे हैं कि हो सकता है कि निधन के उपरांत प्रकाशित हुआ होगा, तो निधन के उपरांत जो है इनका ये प्रकाशित हुआ था। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार। किस शती के? 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, यानी कथा में इनको दक्षता थी, नाटक में भी इनको दक्षता, एकदम निपुण थे, पूर्ण रूप से जो है एकदम पंडित थे समझो, रचने में, कथा और नाटक रचने में। वैसे तो इन्होंने उपन्यास भी लिखा, देखे आप, यात्रा वृत्तांत है, बहुत कुछ है, लेकिन कथाकार एवं प्रमुख कथाकार थे उस 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी जो है प्रतिभा माने जाते हैं। उसके बाद कहते हैं आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं, यानी इनका रचना ही कुछ ऐसा होता था कि इनको प्रसिद्धि भी और आपको सम्मान भी मिल चुका है। कहता है हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है, क्योंकि रंगमंच में जो है इनका अत्यधिक सहयोग रहा है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे, महज नाटककार थे, यानी नाटक में ही
था कि सारे लोग इनसे, यानी जो नाटक पे मान लीजिए ये आगे जो आप पढ़ेंगे, अगर इस पे भी कोई खेलना चाहे नाटक तो बढ़िया से खेल सकता है। इतना अच्छा कहानी है, नाटक है, इतना अच्छा एकांकी है, जो पढ़ते 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 जो जो अंत होता है त्यों त्यों मन में, जैसे आपने वो कहानी पढ़ा था, उसने कहा था शुरू में कुछ पता नहीं चलता है, जैसे जैसे अंत होता है वैसे वैसे भेद खुलता है। तो इसी तरह इसमें भी वही बात है, बहुत अच्छा मतलब लिखते थे। महज नाटककार थे, किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सर्जनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की प्रेरणा है। अब ये क्या प्रेरणा है, ये तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि सच में वो घटना आप किताब से पढ़ रहे हैं लेकिन लगेगा कि सच में घटित हो रही है। आगे कहता है कि निर्णायक छाप पड़ी, इतना ही नहीं हिंदी में अनेक समकालीनों में अनेक लोगों ने, समकालीनों मतलब उनके काल के जो लेखक थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, है ना, तो कहता है कि समकालीनों में जो है, कहता है अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, ठीक है, आधुनिक विषय वस्तु मतलब मॉडर्न युग का जो विषय वस्तु है, कहता है उस पे उन्होंने जम के लिखा। कहता है आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। जैसे कि भूषण जी, आप लोग भूषण पढ़े थे ना, कवित, छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल। देख लो रीतिकालीन उस युग में सभी लेखक, सभी कवि जो है किसका वर्णन करते थे? श्रृंगार, राजाओं का, रानियों का, उनका भोग विलास, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, सुंदरता। लेकिन भूषण जी उन्होंने भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस युग में उनको छोड़ के, उनसे हटकर वीर रस की प्रधानता दी। उन्होंने वीरों पर लिखा, राजाओं पर लिखा। तो होता है कोई कोई कि 100 में से कोई एक सबसे अलग निकल जाते हैं, तो उसी में से एक थे ये मोहन राकेश जी। कहता है नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्य अभिनय के लिए ही लिखा जाना चाहिए। सही बात है कि नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्य अभिनय के लिए ही लिखा जाना चाहिए। नाटक लिखने का क्या तात्पर्य कि उसका मंच पे क्या हो, अभिनय हो। कहता है कि और उसका प्रभाव केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। अब इस पे हम कुछ कहना चाहेंगे। जिन्होंने पुराना रामायण, जिन्होंने राम का रोल किया था, देखो इसमें कितना अच्छा बात का है कि सिर्फ नाटक लिखना या नाटक खेलना ही पर्याप्त नहीं है। उस चीज को जो आप नाटक पढ़े हैं या जिस पे नाटक खेल रहे हैं, जो अभिनेता यानी एक्टर है या फिर रोशनी है, प्रकाश है, वातावरण है, कहता है क्या, दर्शक है, सब पे वो चीज जो है मतलब क्या होना चाहिए, सबके जीवन में वो चीज उतरना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ सीख मिलना चाहिए। जैसे कि रामायण में जिसने राम का रोल किया था, अरुण गोविल या अरुण गोविंद नाम है, अरे जिसका फोटो बाजारों सब में मिलता है तो रामायण सीरियल का, लेकिन उसका फोटो लोग अपने घरों में लगाते हैं, पूजते हैं, उनको राम मानते हैं सच में। तो उन्होंने क्या किया कि पर्दा पे जो है मतलब जब शूटिंग चल रहा था तो उन्होंने ही इंटरव्यू में बताया था, हम भी देखे थे कपिल शर्मा के शो में, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हम जब शूटिंग करके जब बाहर आए ना, उसको क्या था, नशेड़ी टाइप का आदमी था, मतलब गांजा सिगरेट पीने का जो है, दारू वगैरह, वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में जो होते हैं कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, वो लोग नहीं पिएगा, ड्रिंक नहीं करेगा, सोटा नहीं मारेगा, काम नहीं चलेगा उन लोगों का, क्योंकि रात रात भर जागना पड़ता है उन लोगों को। देखती होगी जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो 2 चक्का 4 चक्का 3 चक्का चलाते हैं, वो जी 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 टेम्पो भी चलता है दिन में रात में, अधिकतर ट्रक वो लोग पीते हैं। कोई कह दे कि नहीं पिएंगे, कहेगा क्या नहीं पिएंगे तो फिर चलाएंगे कैसे, दिन रात चलाते हैं, खा पी के उसके बाद क्या करते हैं, पी के कि दिन में पुनः देह में क्या आ जाए, सारा थकान मिट जाए, पुनः हम काम में लग सके। लेकिन कई ड्राइवर होते हैं कि पिए भी रहते हैं, चलाते भी रहते हैं, तो दुर्घटना घट जाती है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो हम बता रहे थे कि वो राम जो है ना, जब शूटिंग खत्म हुआ तो उनको जो है ना मतलब सिगरेट पीने की जो है तरक एकदम उसको जो है लगा वो गए और बगल में जो है पता नहीं क्या बताया था, सिगरेट पीने लगे कि ड्रिंक करने लगे, मतलब दारू पीने लगे, नहीं पता, शायद सिगरेटें पीने लगे।
उधर से क्या हुआ कि श्रोता देख लिया, कोई देख लिया, आया, कहता है हम तुमको भगवान मानते हैं, तुमको हम घर में पूजते हैं, तुम यहाँ पे, तुमको शर्म नहीं आता है कि तू यहाँ पे सिगरेट धुक रहा है? देख लो, देखो क्या होता है कि कितनी अच्छी बात यहाँ पे है कि सिर्फ नाटक लिखने से या खेलने से, एक्टिंग करने से कुछ नहीं हो जाता है, उसको अपने जीवन में भी उतारिए ना, थोड़ा बहुत आप उतारेंगे, जो दर्शक देख रहा है वो भी कुछ सीखेगा कि बस एक्टिंग कर दिए और निजी लाइफ में पता चला कुछ भी ऐसा वैसा है ही नहीं। इतना फिल्में बनाता है एक्टर एक्ट्रेस सब, फिल्म में तो बड़ा बढ़िया दिखाता है, फैमिली में एकता, मिलानी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा दिखाता है, भाई बहन परिवार माता पिता। रियल में देखो ना, उन लोगों से ज्यादा जो है, हम कहते हैं कि बर्बादी कहीं नहीं है, उन लोगों से ज्यादा बर्बादी कहीं नहीं है। देख लो, वो लोग ना पति को वैल्यू देते हैं, जरा सा टेंशन हुआ नहीं, डिवोर्स दूसरे के साथ, कोई शर्म नहीं है कि मतलब मेरे जवान जवान बच्चे भी हैं, है ना, बच्चे तक को छोड़ देते हैं दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। तो ये क्या है, दूसरे को आप ज्ञान दे रहे हैं तो कम से कम अपने जीवन में भी तो उतारिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वही करा है, तो वही हम बता रहे थे, अरुण जी को जो है वो जो देखने वाले दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि आपको तो हम लोग पूछते हैं, भगवान मानते हैं, और आप यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती क्या? अरुण गोविंद जी ने जो है उस दिन कसम खाया कि आज के बाद हम ये नशा नहीं करेंगे, और सच में उन्होंने त्याग दिया। यानी उन्होंने कसम खाया कि जब तक पूरा रामायण बनेगा नहीं तब तक हम छुएंगे भी नहीं, और सच में नहीं छुआ। अब तो उनकी आदत भी एकदम छूट गई। तो देख लो, ये होना चाहिए कि आप राम का किरदार, भगवान का किरदार निभा रहे हैं, पर्दा पे एक्टिंग कर रहे हैं, पीठ पीछे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये कैसा हुआ? एक्टिंग कैसा हुआ? इससे अच्छा तो आप मत करिए। तो यहाँ पे वही कहता है कि देख लीजिए कि नाटक मुख्यतः मंच पर दृश्य अभिनय के लिए ही लिखा जाना चाहिए, और उसका प्रभाव कहता है केवल लिखे हुए शब्दों पर नहीं, बल्कि यानी उस नाटक का प्रभाव सिर्फ शब्दों पर नहीं कहता, बल्कि अभिनेताओं के व्यक्तित्व पर, स्वर और अभिनय कुशलता पर, रंगमंच की सजावट और प्रकाश पर, तथा अभिनेता एवं दर्शक के साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाले विशेष वातावरण पर निर्भर होना चाहिए। कहता है नाटक का लिखित रूप है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ जो आप पढ़ेंगे, कहता है किंतु दृश्य अभिनय का संपूर्ण प्रभाव देने वाले अनेक उपकरणों में से वह केवल एक उपकरण इन सच्चाइयों को मोहन राकेश ने, कहता है कि मोहन राकेश ने अपने दृष्टि पथ और चिंता केंद्र में रखा और नए ढंग के नाटकों की रचना की। वे अपने असामयिक निधन के समय तक, यानी असामयिक निधन यानी उनका जो है स्थिति खराब हो चुका था, उनको लग रहा था कि अब हम जिएंगे नहीं, फिर भी असामयिक निधन के समय तक नाटक और रंगमंच की संश्लिष्ट, कहता है रंगमंच की संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। यानी जैसे होता है ना कि बस लिख दिए, कोई तथ्य नहीं, कोई इसमें कोई मतलब कुछ हो ही नहीं, मतलब क्या तथ्य के साथ कुछ करते थे कि कोई फर्क भी पड़े लोगों पर। कहता है कि संश्लिष्ट भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर शोधरत थे। उसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। कितने शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास हुआ। तब से लेकर अब तक यूरोप और अमेरिका में नाटक और रंगमंच के क्षेत्रों में विपुल प्रयोग हुए। इससे नाटक और मंच दोनों ही क्षेत्रों में कहता है युगांतकारी परिवर्तनों के अनेक चरण घटित हुए। जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे वैसे सब कुछ चेंज होता गया, अनेक चरण घटित हुए। मोहन राकेश इस विश्व परंपरा को अपने ढंग से आत्मसात करते आगे बढ़े, यानी उनको समझते गए, अध्ययन करते गए और रचते हुए आगे बढ़ते गए। कहता है कि उनके नाट्य लेखों में मंच सज्जा या दृष्टिबंध, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग संगीत और प्रकाश, कहता है इन सब की चेतना बराबर रहती आई है, यानी किसी चीज में कमी नहीं, सब कुछ समान, सब कुछ बराबर और सब कुछ जबरदस्त।
कहता है कि बराबर रहती आई। उन्होंने हिंदी नाटकों को अंधेरे बंद कमरों से बाहर, यानी हिंदी नाटक जो था उसको कहता है कि अंधेरे बंद कमरे से जो है बाहर, ठीक है। कहता है बाहर निकालकर युवाओं के रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से उबारा तथा एक नए दौर के साथ उसे जोड़कर दिखाया। यहाँ प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक अंडे के छिलके, उनकी पुस्तक कौन सी? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। देख लो, यानी प्रस्तुत एकांकी यानी आगे जो आप लोग पढ़ेंगे वो आपको कहां से? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी कहां से संकलित है? तो याद रखिएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से संकलित है या फिर ली गई है। कहता है कि एकांकी जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि, कहता है कि जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक अंक की बहुत छोटी रचना, एक अंक की बहुत छोटी रचना और उसकी तुलना प्रायः कहानी से की जाती रही है। मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग, यानी निम्न मध्य वर्ग, मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, कहता है कि एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु, यानी आगे जो पढ़ेंगे, कहता है एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का, जैसा कि हम पहले बोल दिए थे कि घर का इकलौता लड़का रहता है। कहता है कि इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध, कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? बताइए आप लोग। 1962। चीन का युद्ध नहीं पूछ रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1962 में चाइना और इंडिया के बीच जो है जंग छिड़ी थी। बताइए, सही से बताइए। इकलौता लड़का जो सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के, ठीक है, मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। 1939, ठीक है, कि द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। प्रथम 1914, द्वितीय हुआ आपको 1939। कहता है कि कहाँ गए थे, कहाँ लड़ने गए थे? बर्मा। कहता है वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई, यानी बहन को भी विवाह करना था, घर की भी जिम्मेदारी थी, ठीक है, और ये आमदनी आएगा कहाँ से? तो मजबूरी में उन्होंने सिपाही में जो है अपना ज्वाइनिंग किया, सिपाही में जो है अपना भर्ती कराया और ये चले गए बर्मा लड़ने के लिए कि जाएंगे तो क्या पता कुछ आमदनी आ जाए, पैसा रुपया आ जाए तो उससे हम अपने बहन का विवाह कर देंगे। तो कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है, यानी एकमात्र लड़के पर घर की सारी आशाएं हैं। कहता है वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। माँ एक देहाती भोली भाली स्त्री है। कहता है वह लड़ाई के मोर्चे से, ठीक है, लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे किस लिए हो रही है। यानी उनके बहन को और माँ को ये भी नहीं पता कि बर्मा उनके गांव से कितनी दूरी पर है और लड़ाई आखिर हो क्यों रही है और किस किस देश के साथ हो रही है, ये भी नहीं पता, क्योंकि गांव से थे। गांव के लोग एकदम भोले भाले सीधे साधे होते हैं, उतना वो लोग दांव पेच चतुराई कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पे देख लो, कहता है उनको पता भी नहीं कि कहाँ पे हो रहा है और बर्मा, उनके गांव से बर्मा की दूरी क्या है और लड़ाई किस किस देशों में हो रही है और किस लिए हो रही है, ये भी नहीं पता। तो कहता है कि कैसी और किन से किस लिए हो रही है नहीं पता। कहता है उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वह सोच भी नहीं सकती। युद्ध में तो कुछ भी अंजाम हो सकता है, या तो सब कुछ मिट जाएगा या तो सब कुछ बच जाएगा, बचने का चांस तो कम रहता है, सब कुछ बर्बादे होता है। जो भाग्यशाली होते हैं लड़ते लड़ते बच भी जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वह सोच भी नहीं सकती माँ और छाया की तरह
कहता है कि उससे लगी बेटी के भीतर की वह आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है, अनेक रूप रंग ग्रहण करती है, उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों जो है ऐसा उद्घाटन किया है कि रचना के अंत में एक अपार विषाद मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। कहता है कि अपार विषाद मन पे छोड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उसने कहा था कहानी में, आपने शुरू से अंत तक, शुरू में तो थोड़ा अच्छा लगा, हंसी भी लगा, हंसी मजाक का भी थोड़ा सा वो था, बाद में होते होते अंत में जब पता चलता है कि लहना सिंह मर जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है, नहीं होता है कि बेचारा मर गया। मतलब देखो उसी पे पूरा नाटक आधारित है, अंत में पता चलता है कि वही मर जाता है तो तकलीफ होता है। उसी तरह इसमें भी वही बात है कि एक लड़का पे ही पूरा कहानी जो है केंद्रित है, पूरा नाटक है, और अंत में ऐसा होता है कि उसको कोई मार देता है दूसरा सिपाही। तो परिचय खत्म, यानी समाप्त। और परिचय आप लोग समझ गए तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अब जो अगला अध्याय आने वाला है, अगला अध्याय नहीं, यही यानी परिचय आपने पढ़ा समझा, अब जो है इसके आगे जो है मोहन राकेश जी के द्वारा लिखित एकांकी जो है आपको सिपाही की माँ, बड़ा ही बहुत ही अच्छी जो है एकांकी है, पढ़ने में एकदम आनंद आएगा, बहुत ही अच्छी जो है एकदम कहानी की तरह आपको लगेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में सिपाही की माँ एकांकी लेकर। धन्यवाद।